गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 का सिविक्स का जो चैप्टर से फर्स्ट है उसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, उसमें जीडी के बारे में पढ़ाया गया था। थोड़ा पहले मैं बता दूं, चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो वर्तमान समय में, आज के समय में वर्ल्ड वाइड जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्प्रेड हो रहा है और क्यों पीपुल लाइक कर रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, इसके बारे में बताना है। जीडी का जो स्टोरी था, इसमें दो स्टोरी पढ़ना है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल के रूप में इसे दो स्टोरी पढ़ना है और समझना है डेमोक्रेसी। तो पहले जो जीडी के बारे में बताया गया आपको, मैंने क्लास में पहले, उसमें क्या था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे थी एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज लेड बाय एलेंडे सल्वाडोर, या फिर सल्वाडोर एलेंडे आपका है, उसके द्वारा किया जाता था, लीडिंग किया गया। उसने जो पॉलिसी स्टार्ट की फॉर द पुअर पीपल, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। एजुकेशन में उसने बहुत सारे चेंजेस लाए थे, मिल्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया पुअर पीपल के लिए। ये जो पॉलिसी अडॉप्ट किया इन्होंने, इस पॉलिसी को चिली के रिच पीपल, चर्चेज, रिच पीपल, लैंडलॉर्ड्स और बिजनेसमैन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और सेम टाइम यूएसए का इंटरफेरेंस, क्योंकि यूएसए का लस्ट जुड़ा हुआ था, लोग जुड़ा हुआ था चिली से, क्योंकि चिली से वो कॉपर चीप रेट में ड्रेन आउट को ले जाते थे। तो इन सब बातों को लेकर एलेंडे सल्वाडोर की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको डिपोज करके वहां पे आर्मी जनरल जो था उसने कॉप करके और गवर्नमेंट को ले लिया। 17 साल तक गवर्नमेंट चलाने के बाद उसको ऐसा लगा कि नाउ पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट मी एज ए पॉलिटिकल लीडर और हमें पॉलिटिकल राइट भी मिल जाएगी। उसने रेफरेंडम करवाया, पीपल ने डिनाई कर दिया और फिर न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फाउंडेशन हुआ। सो ये स्टोरी था आपको चिली का। उससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह की गवर्नमेंट को पीपल लाइक करते हैं। वहां पहले डेमोक्रेसी था, फिर डिक्टेटर आया और फिर डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सेकेंड स्टोरी हमारा जुड़ा हुआ है पोलैंड से। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज 1980 के दशक में ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थे वो सभी कम्युनिस्ट पार्टी से, ऑलमोस्ट कम्युनिस्ट पार्टी से रूल किए जाते थे। शासन वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का चलता था और पोलैंड में जो पॉलिटिकल पार्टी जो वर्क कर रही थी वो भी कम्युनिस्ट थी। उसका नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी। इसका गवर्नमेंट वहां पर चल रहा था। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक है, वर्ल्ड वाइड उसकी विशेषता है कि वह किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को परमिट ही नहीं करते हैं फंक्शन करने के लिए, अलाउ ही नहीं करते हैं। और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट जितने भी प्रॉपर्टी होती है गवर्नमेंट की, उसका मालिक गवर्नमेंट ही होता है। जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां काम करते, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो सारी प्रॉपर्टी का मालिक गवर्नमेंट ही है। और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में एक और विशेषता है कि वो लोगों को फ्रीली लीडर चूज करने का मौका नहीं देते। पीपुल कांट चूज और चेंज देयर लीडर फ्रीली। अगर वो वर्तमान लीडर से वो खुश नहीं है तो फ्रीली आप दूसरे लीडर को चूज नहीं कर सकते। ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अपोजिशन भी उसमें अलाउ नहीं होता है। अगर जिस किसी ने भी गवर्नमेंट की पॉलिसी का अपोज किया, गवर्नमेंट का अपोज किया, दे आर टोटली सेंट इनटू द प्रिजन, सबको जेल में डाल देते थे। इससे आप क्लियर होता है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाती है। या रिप्रेशन से मतलब है जिसने भी
उनके पॉलिसी के अगेंस्ट में आवाज उठाएगा, सबका दमन कर देना, उनको जेल में डाल देना या उनके हत्या कर देना। पोलैंड में भी जैसे मैंने बताया था आपको, चिली में जो मिलिट्री कॉप हुआ उसको सपोर्ट किया था यूएसए, क्योंकि यूएसए का वहां लक्ष्य था। यहां पे सपोर्ट किया गया यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, वहां भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, इसलिए पोलैंड और उसका पड़ोसी भी है, सपोर्ट किया गया पोलैंड गवर्नमेंट को। पोलैंड में एक सीपीआर, लेनिन सीपीआर, जो सिटी था गेडेंस्कक सिटी, वहां एक लेनिन सीपीआर था। और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि सारी प्रॉपर्टीज के मालिक कौन थे? गवर्नमेंट थी। सीपीआर भी गवर्नमेंट के अंदर था, गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करती थी। और इस सीपीआर का स्ट्राइक हो गया। स्ट्राइक का मेन कारण था डिसमिसल ऑफ अ क्रेन वोमेन वर्कर, वोमेन क्रेन वर्कर का डिसमिसल वहां पे हुआ, इलीगली उसको डिसमिस कर दिया गया विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर रीजन, बिना कोई रीजन दिए ही उसको जॉब से डिसमिस कर दिया गया। तो सीपीआर के सारे वर्कर ने वहां स्ट्राइक कर दिया 1980 में। और पोलैंड का एक सिस्टम था कि जो भी ट्रेड यूनियन अगर गवर्नमेंट के अंदर है तो उसको वहां लीगल माना जाता था। जो भी ट्रेड यूनियन अगर गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, दे वेर कंसीडर्ड इलीगल, उनको इलीगल माना जाता था। और जब ये स्ट्राइक हुआ तो इसे भी इलीगल मान लिया गया, इसको लीगल नहीं माना गया। और सेम टाइम एक और दो लीडर थे वहां पे, लेक वालेसा उनका नाम था, उन्हें भी 1976 में डिसमिस कर दिया गया था अपने पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन थे, उन्हें भी डिसमिस कर दिया गया। और रीजन दिया गया कि उन्होंने सैलरी हायर डिमांड किया, मीन्स इंप्रूवमेंट सैलरी, वो चाहते थे कि सैलरी में इंप्रूवमेंट हो, और इस डिमांड पे उन्हें भी पोस्ट से डिसमिस कर दिया गया। तो इस स्ट्राइक को, जो स्ट्राइक लेनिन सीपीआर पे हुआ, इस स्ट्राइक को लेक वालेसा ने भी ज्वाइन कर लिया। और तब ये स्ट्राइक वाइड स्प्रेड हो गया, वाइड स्प्रेड से पूरा फैल गया। इस स्ट्राइक में लीडर्स ने डिमांड जो रखे आपके सामने देखिए। सबसे पहला उनका डिमांड था टू फॉर्म द ट्रेड यूनियन। ये राइट मिलनी चाहिए देश में कि ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन हो सके। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट के अंदर है तो इलीगल है, और गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है तो उसको इलीगल मानते हैं, और गवर्नमेंट के अंदर है तो उसे लीगल मानते हैं। तो डिमांड किया, सबसे पहला हमें डिमांड ये है, वहां डिमांड है कि ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन का परमिशन मिलना चाहिए। सेकेंड, रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रखे थे लीडर्स, उन सभी को इन्होंने जेल में डाल दिया था। तो दूसरा डिमांड था, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में है, जिनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, आप उसे रिलीज करें, छोड़ दें। और वहां एक और थी, प्रेस में सेंसरशिप था। मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में प्रेस में सेंसरशिप होता है, तो वहां भी सेंसरशिप था। एक वर्ड देख लीजिए, सेंसरशिप क्या है। सेंसरशिप, जो भी प्रेस है, प्रिंटिंग मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मीडिया है, उस मीडिया पे कंट्रोल करना। इसमें जो भी न्यूज स्प्रेड होते हैं, उस न्यूज स्प्रेड होने से पहले गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड बॉडी उस न्यूज को देखती है कि इस न्यूज में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ तो नहीं। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है तो उसको क्या करते हैं, एडिट कर देते हैं, हटा देते हैं, और तब जाकर वो प्रिंट में आता है, प्रेस में आता है, और वो बाहर निकलता है। इसको यूं कह सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं रेडी रहती है
अपने अगेंस्ट में किसी प्रकार का मैसेज प्रेस के थ्रू पास होता है और वो सेंसर कर देती है प्रेस को। तो ये स्ट्राइक वाइड स्प्रेड हो गया पूरा। तब गवर्नमेंट को लगा स्ट्राइक बढ़ता चला जा रहा है और इन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट किया बिटवीन द स्ट्राइकर्स और वह एग्रीमेंट था 21 पॉइंट स्ट्राइक। 21 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द स्ट्राइकर्स। पॉइंट एग्रीमेंट पे किया गया स्ट्राइकर्स और गवर्नमेंट के बीच में। उस 21 पॉइंट एग्रीमेंट में जो दो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला, गवर्नमेंट से ये डिमांड किया गया, गवर्नमेंट एग्री हो गई टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस इंडिपेंडेंटली। मैंने आपको बताया कि वहां पे ट्रेड यूनियन को अंडर द गवर्नमेंट रखा जाता था और आप जान लीजिए अंडर द गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन भी काम करेगी गवर्नमेंट की सपोर्ट, इसलिए वहां पे इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन का राइट माना गया ताकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को अपोज कर सके। जो ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट के अंदर रहेगी वो कभी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वर्कर्स के लिए पुअर के लिए होगा उसको वो सपोर्ट नहीं करेगा। इस जो पॉलिसी वर्कर और पुअर की चलना चाहिए वो नहीं चलने देती है। और फिर आप ये कर सकते हैं कि ट्रेड यूनियन जो गवर्नमेंट के अंदर रहती है गवर्नमेंट के अनुसार ही चलती है। तो वहां पे डिमांड किया गया कि ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन करने का राइट मिले इंडिपेंडेंटली, उसको एक्सेप्ट किया गया। और दूसरा, वहां पे स्ट्राइक करने का भी राइट नहीं था, इलीगल मान लिया जाता, क्योंकि जिस ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट के अंदर नहीं है वह अगर स्ट्राइक करती है तो उसके स्ट्राइक को इलीगल मान लिया जाता था। तो इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया, राइट टू स्ट्राइक को भी। तो जब ये दो डिमांड किए गए तो वहां पे एक ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन हुआ, उसका नाम था सॉलिडेरिटी। ध्यान दें, एक ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन किया गया, उसका नाम सॉलिडेरिटी था। और धीरे धीरे इसके मेंबर्स की संख्या बढ़कर 1 करोड़ के आसपास हो गई। पूरे वर्ल्ड में इसके मेंबर्स छा गए सॉलिडेरिटी के। और धीरे धीरे सॉलिडेरिटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी को एक्सपोज करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट की पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट का जो करप्शन कर रखा था उसका, गवर्नमेंट में जो करप्शन हो रहा था उसको वो एक्सपोज कर रहे थे थ्रू द प्रेस। जिससे मैंने बताया उस 21 पॉइंट एग्रीमेंट में आपको प्रेस को भी फ्री किया गया, सेंसरशिप भी हटाया गया। तो प्रेस के माध्यम से ये गवर्नमेंट के जो करप्शन चल रहे थे उसका उन्होंने एक्सपोज किया। गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट को भी एक्सपोज किया इन्होंने पूरी जनता में। तब जाकर ये वहां की जो लीडर थे, जनरल जोस्की उसका नाम था, वो घबरा गया। जनरल जोस्की घबरा गया और इस वाइड स्प्रेड डिस्क्लोजर और मेंबरशिप को देख करके जनरल जोस्की ने 1981 में वहां पे मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू किया गया तो जो भी स्ट्राइकर्स थे, जो भी आपको ट्रेड यूनियन के लीडर्स थे, सभी को जेल में डाल दिया गया। सेकंड, उनका जो राइट दिया गया था स्ट्राइक का, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू स्ट्राइक, उसको भी हटा लिया गया। इस राइट को खत्म कर दिया गया। राइट टू एक्सप्रेशन भी हटा लिया गया। इस वहां पे जितने भी ट्रेड यूनियंस थे सबको एक्सप्रेशन का राइट, स्ट्राइक का राइट को खत्म कर दिया गया मार्शल लॉ। 1988 में होल पोलैंड में स्ट्राइक हुआ, सीरीज ऑफ स्ट्राइक, कंटिन्यू स्ट्राइक होता चला गया। और सेम टाइम आपको ये बता दें
कि पहले ही मैंने कहा था कि चिली में यूएसए का सपोर्ट था और यहां पे यूएसएसआर का सपोर्ट था। तो इस समय यूएसएसआर का सपोर्ट जब घटता चला गया तो चिली गवर्नमेंट भी कमजोर, पोलैंड गवर्नमेंट भी कमजोर होती चली गई। जब पोलैंड गवर्नमेंट कमजोर होती चली गई और रशिया का सपोर्ट घटता चला गया, जिसके कारण जो जनरल जोरोस्की थे वो घबरा गए और 1990 में इलेक्शन वहां कराया गया और इलेक्शन में जो मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रीशियन था जिसे 1974 में उसके हायर सैलरी डिमांड को लेकर डिसमिस कर दिया गया था। उसका नाम था लेक वालेसा और लेक वालेसा का गवर्नमेंट बना। तो अल्टीमेटली 2 पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि जो टॉपिक है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, इससे 2 टॉपिक पढ़ने से हमें ये समझ में आया, दोनों जगह चिली और पोलैंड की बात कर ले, पीपुल लाइकिंग दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दे आर टोटली लाइकिंग द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहले पोलैंड चिली में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिपोज कर दिया गया, फिर उसके बाद स्ट्राइक्स हुए पूरे देश में और उस स्ट्राइक के बाद फिर वहां पे एक इलेक्शन हुआ और फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ। इसी तरह आप यहां देख लीजिए पोलैंड में, यहां भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लेकिन वो डेमोक्रेटिकली काम नहीं कर रही थी। डेमोक्रेटिकली काम नहीं कर रही थी, यहां कहने का मतलब यह है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ऑलवेज वर्क्स फॉर द पीपुल, जनता की वेलफेयर के लिए काम करती है और करती है, जनता को डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स प्रोवाइड करती है उसको। लेकिन आपको पोलैंड में जो पोलिश वर्किंग पार्टी थी उसने जनता को राइट्स प्रोवाइड नहीं किए थे और जिसके कारण से वहां स्ट्राइक हुआ, वहां भी मार्शल लॉ लागू किया गया, अल्टीमेटली इलेक्शन हुआ और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और लेक वालेसा यहाँ के प्रेसिडेंट बने। ओके, ठीक है, आगे देखा जाए।